अरे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल घर बैठे स्कूल में। तो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज मैं क्लास 12th की फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसको मैं लेके आया हूँ। गॉस की प्रमेय लिखो। गॉस की प्रमेय पर यह क्वेश्चन 5 नंबर का यानी दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। इसको प्रूव करने के लिए आपको दिया जाएगा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको यह पढ़ाने आया हूँ। तो बच्चों, आपको गॉस की प्रमेय को कैसे सिद्ध करना है, इसको आपको इसमें समझाया जाएगा। और इसमें यह समझाया जाएगा गॉस की प्रमेय की डिफिनीशन क्या होती है, यानी परिभाषा क्या होती है, उसके बारे में आपको समझाया जाएगा। तो सबसे पहले हम सबसे पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसका हम परिभाषा और डेरिवेशन करके आपको दिखाते हैं। गॉस की प्रमेय लिखो। आपसे पूछेगा, क्वेश्चन में कहेगा गॉस की प्रमेय लिखो, यानी गॉस की प्रमेय को आप पहले परिभाषा दीजिए। इतना क्वेश्चन क्या बनता है? गॉस की प्रमेय को परिभाषा दीजिए और आगे कहता है कि और इसे सत्यापित कीजिए। अगर मान के चलिए आपको सत्यापित करने के लिए कह देता है, तो कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। आप यानी उसको सिद्ध करना है। सत्यापित करता है, उसे सिद्ध कीजिए, प्रूव कर दीजिए। और यह निगमन या व्यंजक कुछ भी कहे, या मान लीजिए इन शब्दों में से कोई शब्द कहे, तो समझ लेना कि एक ही बात कर रहा है। अगर यहाँ से भी क्वेश्चन आपको इतना नहीं देगा, यहाँ से कह देगा इसे सिद्ध कीजिए, गॉस की प्रमेय को सिद्ध कीजिए, या निगमन कीजिए, या व्यंजक प्राप्त कीजिए, तो समझ लेना उसमें गॉस की प्रमेय की परिभाषा को आपको नहीं लिखना है। तो यहाँ हम सब कुछ करा दे रहे हैं ताकि आप इसे अच्छे से तैयार कर लें। चलिए बच्चों, सबसे पहले आप हेडिंग क्या डालेंगे? गॉस की प्रमेय। क्या डालेंगे? गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय हेडिंग डालेंगे आप, गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय हेडिंग हो गई आपकी। अब यहाँ पे ध्यान देना कि सबसे पहले आप देखिए, फिगर से आप समझिए कि गॉस की प्रमेय क्या होता है? किसी आवेश के कारण जो उसके और मतलब कि किसी आवेश के कारण लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। जब आवेश है तो इसके कारण कुछ न कुछ बल लगेगा। तो जब बल लगेगा तो जहाँ बल लगता है उसी को हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके हाथ के चारों ओर, मतलब आप अपने हाथ को अगर वही अपने स्थान पे खड़े होकर घुमाएं और आपके हाथ के बगल में कोई भी व्यक्ति आ जाता है, तो कोई भी व्यक्ति अगर आ जाता है आपके हाथ के बगल में, तो उसे उसका आपके हाथ उसे लग जाएगा। तो यही मतलब कि आपका एरिया है। क्या है आपका? वो यही चीज़ आपका एरिया है। जब एरिया में अगर आपके कोई आता है तो आपका हाथ उस व्यक्ति को लग जाएगा। तो ऐसे मान लीजिए आवेश एक व्यक्ति है, ये अपने हाथ को घुमा रहा है यहाँ तक, और इसके हाथ के चारों ओर अगर कोई आ जाता है तो उसके हाथ उस व्यक्ति को लग जाएगा, यानी उसे चोट लग जाएगी। तो यही मतलब है, आवेश के कारण उत्पन्न बल को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। किसी आवेश के कारण उत्पन्न बल को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है। एक बिंदु क्या है बच्चों? P है। तो देखिए यहाँ पे जो है इसका क्या है? गॉसियन पृष्ठ है। तो गॉस प्रमेय की सहायता से हम क्या ज्ञात करते हैं? गॉस प्रमेय की सहायता से हम वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं। आपसे क्वेश्चन अगर कोई पूछे गॉस प्रमेय की सहायता से आप क्या ज्ञात करते हैं, तो आपको कहना है कि गॉस की प्रमेय की सहायता से हम वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं। वैद्युत क्षेत्र किससे डिनोट करते हैं? हम ई से डिनोट करते हैं। आपको दिखाई देता होगा वैद्युत क्षेत्र किससे डिनोट करते हैं? ई से डिनोट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा? क्वेश्चन आपसे पूछेगा गॉस की प्रमेय लिखो और इसे सत्यापित कीजिए। तो सबसे पहले आप गॉस की प्रमेय की डिफिनीशन लिखेंगे, यानी परिभाषा लिखेंगे। फिर उसके बाद आप गॉस की प्रमेय को प्रूव करेंगे, आप सिद्ध करेंगे। तो इसमें से गॉस की प्रमेय के पहले सबसे पहले हम डिफिनीशन समझेंगे। देखिए, गॉस की प्रमेय की डिफिनीशन क्या होती है? ठीक, किसी बंद पृष्ठ से, ये मान लीजिए एक बंद पृष्ठ है,
क्या है, बंद पृष्ठ है। अभी तक हम लोग बंद पृष्ठ ज्ञात नहीं करते थे, अभी हम लोग वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करते थे, उसमें कोई काल्पनिक पृष्ठ नहीं लेते थे। ये जो गोला बनाए हैं, गॉस ने बताया कि आप अगर किसी वैद्युत क्षेत्र को ज्ञात करते हैं तो आप एक गोला बना लीजिए, एक गोला बनाने के बाद उसी से आप वैद्युत क्षेत्र को ज्ञात कर लीजिए। तो गॉस ने क्या कहा, किसी बंद पृष्ठ से, ये जो गोला गोला है इसी को गॉस ने कहा किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान। अब तुम सोच रहे हो कि वैद्युत फ्लक्स किसको कहते हैं, यानी कोई एरिया है, मान लीजिए इतना बड़ा कोई, मान लीजिए एरिया है, या मान लीजिए कोई दीवार है, या मान लीजिए कोई और चीज़ है, तो उसमें से जितने व्यक्ति, मान लीजिए घर है, इस घर से जितने व्यक्ति निकल रहे हैं जैसे मान लीजिए 3 व्यक्ति इस घर से निकल रहे हैं, इसी निकलने को हम क्या कहेंगे, वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। जो इतने में से जो व्यक्ति निकल रहा है, 1 2 3 जो निकल रहे हैं, जो लाइन निकल रही है, इन लाइनों की संख्या को, यानी 3 लाइन, इन लाइनों को संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स को हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। इतने में से जो निकल रहा है उसी को हम क्या कहेंगे, वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान और उनके भीतर, यानी इनके भीतर का मतलब होता है इस पृष्ठ के भीतर, यानी इस गोला के अंदर और उस पृष्ठ के भीतर आवेशों के बीजगणितीय योग, और उनके पृष्ठ के भीतर आवेशों के बीजगणितीय योग और उनके माध्यम के अनुपात के बराबर होता है, उसे गॉस की प्रमेय कहते हैं। एक बार फिर से, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान और पृष्ठ के भीतर आवेशों के बीजगणितीय योग और माध्यम के विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है, उसे गॉस की प्रमेय कहते हैं। अब यहाँ पे हम परिभाषा लिख देते हैं, किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान और पृष्ठ के भीतर पृष्ठ के भीतर जो आवेश है, आवेशों के बीजगणितीय योग उन आवेशों के बीजगणितीय योग और माध्यम के विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है, और माध्यम के विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है, उसे गॉस की प्रमेय कहते हैं। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान और पृष्ठ के भीतर उन आवेशों के बीजगणितीय योग और माध्यम के विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है, उसे गॉस की प्रमेय कहते हैं। तो गॉस की प्रमेय का फार्मूला क्या होता है बच्चों?
इतना समझ में आ गया होगा। देखिए ये आवेश है, इस आवेश से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। तो एक बिंदु P है, इसी पे वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना होता है। तो यहाँ पे एक काल्पनिक पृष्ठ लेते हैं। काल्पनिक पृष्ठ लेने से वैद्युत क्षेत्र का मान आसानी से ज्ञात हो सकता है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, फाई बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे फाई क्या है, वैद्युत फ्लक्स है। क्यू क्या है, आवेश है, वैद्युत आवेश है। और एप्सिलॉन जीरो क्या है, विद्युतशीलता नियतांक है। फाई है, इसका मात्रक होता है वोल्ट मीटर। इसका मात्रक होता है वोल्ट मीटर। इसको कहते हैं, फाई को कहते हैं वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स। और क्यू को वैद्युत आवेश कहते हैं। यह वैद्युत आवेश। और एप्सिलॉन जीरो है विद्युतशीलता नियतांक, विद्युतशीलता नियतांक, नियतांक। देखिए बच्चों, फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो। फाई होता है वैद्युत फ्लक्स, क्यू होता है वैद्युत आवेश, एप्सिलॉन होता है विद्युतशीलता नियतांक। वोल्ट मीटर, इसका मात्रक होता है वोल्ट मीटर। या इसका एक मात्रक और होता है, इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है। या इसका एक मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर या कूलाम होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर या कूलाम होता है। तो ज़्यादातर यही पूछा जाता है आपसे, बहुविकल्पी में पूछेगा कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक बताइए। तो फाई एक अदिश राशि होती है, वैद्युत फ्लक्स जो होता है एक अदिश राशि होती है। अब आगे आपको सत्यापन कराया जाएगा। आप वीडियो में अंत तक बने रहना ताकि आप निगमन कर सके। ये तो समझ लिए गॉस की प्रमेय अगर पूछेगा, परिभाषा पूछेगा तो इतना आप लिख देना, फिगर के साथ आप लिख देंगे, आपको 2 नंबर ज़रूर मिलेगा। और फिर उसके बाद 5 नंबर वाला कराने चल रहे हैं, आप जुटे रहना अंत तक। देखिए सत्यापित कैसे हम करेंगे, सत्यापन के लिए आप ठहरे रहना। देखिए यही हमें प्रूव करना है बच्चों। फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो, फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो, यही हमें सिद्ध करना है या सत्यापित करना है। अभी यही फार्मूला हम सत्यापित करेंगे, तो ध्यान देते रहना। तो सबसे पहले एक फिगर आप बना लेंगे। एक फिगर आप बनाएंगे, r मीटर की त्रिज्या का एक कि गोला खींच रहे हैं। थोड़ा सा अगर मान लीजिए फिगर इधर उधर हो जाए तो अपना प्रकार से बना लेना, क्योंकि हमारी प्रकार से बनाने की आदत नहीं, मैं हाथ से ऐसे ही बनाता हूँ। एक काल्पनिक पृष्ठ हमने खींच दिया। यहाँ से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। ए प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र का मान E है, विद्युत क्षेत्र का मान E है। प्लस क्यू आवेश से r मीटर की त्रिज्या का एक गोला खींचकर r मीटर की त्रिज्या का गोला लेकर के एक गॉसियन बंद पृष्ठ की रचना की, और इसका क्षेत्रफल ए वेक्टर है। एक बार डिफिनीशन फिर से देख लीजिए। माना प्लस क्यू आवेश से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। माना प्लस क्यू आवेश से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, इतना दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र का मान E है।
वैद्युत क्षेत्र का मान ई है। r मीटर की त्रिज्या का एक गोला लेकर गौसियन पृष्ठ बंद गौसियन पृष्ठ की रचना की। बंद गौसियन पृष्ठ की रचना की जिसका क्षेत्रफल ए वेक्टर है। जिसका क्षेत्रफल ए वेक्टर है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, माना प्लस क्यू आवेश से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र का मान ई वेक्टर है। ई वेक्टर है। r मीटर की त्रिज्या का गोला लेकर r मीटर की त्रिज्या का एक गोला लेकर बंद गौसियन पृष्ठ की रचना की। बंद गौसियन पृष्ठ की रचना की। गौसियन पृष्ठ की रचना की जिसका सदिश क्षेत्रफल ए वेक्टर है। जिसका सदिश क्षेत्रफल ए वेक्टर है। देखिए बच्चों, अगर आपको इतना लिखना है तो इतना आपको इसमें की थियरी आपको मिलेगी। माना प्लस क्यू आवेश से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र का मान E है। वैद्युत क्षेत्र का मान E है। अब यहाँ पे ध्यान देना कि वैद्युत क्षेत्र का मान है। r मीटर की त्रिज्या के गोला लेके गौसियन बंद पृष्ठ की रचना की जिसका क्षेत्रफल ए वेक्टर है। थोड़ा सा इस गोले को हम आगे बनाएंगे। आप लोग थोड़ा सा परिभाषा की जगह छोड़ देना, फिर गोला बनाना। हमें समझाना था इसलिए हमने पहले बना लिया था। आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा परिभाषा लिखना, फिर उसके बाद फिगर बना लेना। फिगर हम बना के फिर आपको समझा रहे हैं। यहाँ पे P है। देखिए, प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र प्लस से दूर होता है। वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो प्लस से दूर होगा। और इसी पे क्षेत्र वेक्टर देखिए, क्षेत्र वेक्टर ए है। क्षेत्र वेक्टर क्या है? ए है। जैसे मान लीजिए एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ का मुंह किधर है? इधर है, ऊपर की तरफ है। और इधर से वैद्युत बल रेखाएं निकल रही है, यानी वैद्युत क्षेत्र निकल रहा है। तो ये वैद्युत क्षेत्र निकल रहा है और इसी तरफ इसका क्या है? एरिया भी है। इधर तरफ इसका मुंह है। जैसे कागज़ का मुंह इधर है तो पेन ऐसे खड़े कर दें। पेन जो खड़ी है तो समझिए कागज़ के ऊपर खड़ा है। इसी के अंदर से वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र है। तो ये वैद्युत क्षेत्र है। एक तरफ जाएंगे, एक लाइन पर अगर कुछ चीज़ होता है तो उसका कोण क्या होता है? जीरो होता है। जैसे इसी रास्ते पे तुम भी चलो और इसी रास्ते पे तुम्हारे पीछे कोई और चले, तो दोनों के बीच में जो कोण बनेगा, एक रास्ते पर चल रहे हैं उसी पथ पे, तो वहाँ पर कोण जो बनेगा थीटा बराबर 0 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पे बच्चों 0 डिग्री जब बनेगा तब इसमें फिर उसके बाद मान रखा जाता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों का पथ ऐसे है। और देखिए, अगर मान लीजिए सिलेंडर होता तो सिलेंडर का कैसा होता है? सिलेंडर कैसे होता है? देखिए, इसका मुंह इधर है, इसका क्षेत्र वेक्टर इधर है, सदिश क्षेत्रफल इधर है, इसका सदिश क्षेत्रफल इधर है
और इसका सदिश क्षेत्रफल इधर है। वैद्युत बल रेखाएं ऐसे निकलेंगी, इधर से ऐसे निकलेंगी वैद्युत बल रेखाएं, ई इधर निकलेगी, ए इधर निकलेगा, लेकिन इसमें वैद्युत बल रेखाएं इधर जाएंगी, एक अपोजिट जाएंगी, मतलब अपोजिट मतलब होता है उल्टा, एक इधर जा रही है तब फिर अगली क्या हो, इसी इधर तरफ जा रही है, एक इधर जा रही है, तो यहाँ 180 डिग्री कोण बनेगा, यहाँ मतलब क्या बनेगा 0 डिग्री का कोण बनेगा, इधर 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये इधर लाइन गई, ये इधर लाइन गई, तो ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, तो अब वैद्युत बल रेखा इधर निकल रही हैं, तो वैद्युत बल रेखा इधर आ रही थी, इधर ये क्षेत्र इसका इधर है, तो 180 डिग्री कोण बनेगा। एक आदमी इधर जा रहा है, एक आदमी इधर जा रहा है, तो यहाँ 180 डिग्री का कोण बनेगा। अगर आदमी एक तरफ जा रहा है तो 0 डिग्री का कोण बनेगा, अगर एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पे देखिए इधर जा रहा है, क्षेत्र वेक्टर इधर जा रहा है, वैद्युत बल रेखा इधर जा रही है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण क्षेत्र इधर जा रहा है। किसी आवेश के कारण उत्पन्न बल को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो हमने समझा दिया था। अब फ्लक्स की परिभाषा से अब देखिए आगे चलिए। फ्लक्स की परिभाषा से तो फ्लक्स की परिभाषा होता है फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इसको हम क्या कहते हैं, इसको सदिश क्षेत्रफल कहते हैं, इसको अदिश गुणन, डॉट को हम अदिश गुणन कहते हैं और ई वेक्टर कहते हैं। जब ऊपर की कैप हटती है, ये देखिए तीर जब हटेगा तो यहाँ कास थीटा, डॉट में कास लगता है, और अगर क्रास होता है यहीं पे तो यहाँ पे क्या लग जाता है, साइन लग जाता है, ए बी साइन थीटा हो जाता है। क्रास रहता है तो साइन लगता है, डॉट रहता है तो कास लगता है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ऊपर की जब टोपी हटाएंगे हम तो ई ए कास थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कास। अगर इसको रहने देंगे तो कास थीटा। अगर मान लीजिए हम ऐसे टोपी लगा के ऐसे लिख दें डॉट और बी कास थीटा, तब ये गलत है, ये क्या है, गलत है। और अगर ऐसे लिखेंगे, टोपी हटा के लिखिए तब कास आएगा। जैसे ऐसे है तो साइन लिख देंगे तब गलत है, अगर टोपी हटा के साइन लिखे तब सही है। तो ई ए कास थीटा, यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, ई ए कास थीटा हो गया। अब यहाँ पे देखना ई ए के बीच, देखिए यहाँ पे देखिए ए पीछे से जा रहा है, आगे जा रहा है, उसी मार्ग पे जा रहा है। ई ए के बीच कोण क्या बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। ई व ए के बीच, ई व ए के बीच कोण थीटा बराबर 0 डिग्री है। इसको लिख देना ऐसे, जैसे प्रूव करें ऐसे प्रूव करना है आपको। और फिर उसके बाद इसमें समाकलन का यूज नहीं किया जा रहा है बायो वाले बच्चों के लिए। हम बायो वाले बच्चों को देख के मतलब हम सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि मैथ वाले बच्चे कर लेते हैं लेकिन बायो वाले बच्चे नहीं कर लेते हैं, इसलिए मैं यहाँ समाकलन का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल समाकलन का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ। ई व ए के बीच कोण थीटा बराबर 0 डिग्री है। तो अब क्या करेंगे, फाई बराबर हो जाएगा ई ए कास 0 अंश। तो कास 0 अंश का मान होता है बच्चों, जिसको त्रिकोणमिति नहीं है तो डायरेक्ट ऐसे रखेंगे, रेडीमेड ऐसे रेडीमेड रख देना तुम। कास 0 अंश का मान होता है 1। बहुत पता मत करना कि क्या होता है, इसका कास 0 का मान क्या रख देंगे, 1 कर देंगे यहाँ पे। तो ई ए का गुणा करेंगे, क्या आएगा बच्चों, ई ए आएगा। बोलो बच्चों, ई ए आएगा। और ज़्यादा खोजबीन करोगे तो भूल जाओगे, तुम्हें सिर्फ प्रूव करना है, नंबर लेना है, वहाँ जाके मतलब कि ज्ञान नहीं बघाड़ना है। तो यहाँ पे देखिए ई ए आ गया। अब ई का क्या सूत्र होता है, ए का क्या सूत्र होता है, इसी को हम समीकरण 1 में रख देंगे, और रखने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बच्चों, फ्लक्स की परिभाषा से फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये सूत्र है, विद्युत फ्लक्स का सूत्र है, ये सूत्र है, ये भी सूत्र है, यहाँ कास लग गया है, वैद्युत फ्लक्स का ही सूत्र है। तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से तो ई व ए के बीच कोण, ई और ए के बीच का क्या 0 डिग्री है। यहाँ कास 0 अंश का मान रख दिए, ई ए कास 0 का मान 1 होता है, तो ई ए आ गया, समीकरण मिल गया हमको। अब ई का फार्मूला और ए का फार्मूला से रख के हम सॉल्व कर देंगे। सूत्र ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर। ए बराबर होता है गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। किसी आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है, किसी आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ई बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर, और ई बराबर एफ बाई क्यू होता है।
क्यू नॉट होता है। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। किसी आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये वैद्युत क्षेत्र का सूत्र है। ये किसी आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। तो यहाँ में इसको कुछ काम नहीं है, ये हम इसलिए बताएं आप कन्फ्यूज ना हो। गोले का क्षेत्रफल a बराबर 4πr² होता है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण एक में ई व ए का मान रखने पर, ई व ए का मान रखने पर, तो यहाँ पे रख देंगे फाई बराबर ई ए। तो ई की वैल्यू क्या है 1/4 देखो ई की वैल्यू इतनी है, ई बराबर इतना है। ई को उठाएंगे यहाँ पे 1/4 साइन 0 Q/r², यहाँ से ले लिए। अब देखिए एक दरे पे हम क्या रखेंगे, इतना रख देंगे और फिर यहाँ पे रख देंगे 4πr²। देखिए 4π से 4π कैंसिल हो गया, फिर r² से r² कैंसिल हो गया, तो बचा क्या Q/ε0 यानी Q0। तो इसका मात्रक हमने बताया था वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है, वोल्ट मीटर। अतः सत्यापित हो गया, अतः यह सत्यापित हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो आप इसे अच्छे से तैयार कर लेना, अपने नोट्स में लिख लेना। फिर आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।